हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फॉर चैप्टर 8 यूनिट 3 दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो आपके इंस्टीट्यूट की मटेरियल में एमसीक्यूज दी गई है, हम वही एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the function of monetary policy? A, regulate the exchange rate and keep it stable. देखिए, एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करना ये डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी की फंक्शन नहीं है। देयर इज अनदर पॉलिसी कॉल्ड द एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जो एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करती है एंड स्टेबल रखने में हेल्प करती है। सो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बी, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्रेडिट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है कि कितनी क्रेडिट कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा है, राइट? लेकिन ये डायरेक्टली इस चीज को ओवरसी नहीं करती। मूवमेंट ऑफ क्रेडिट टू कॉर्पोरेट सेक्टर में डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स, जैसे कि कंट्री की बैंकिंग रेगुलेशन, क्रेडिट पॉलिसी, राइट? एंड देयर आर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं या डायरेक्टली ओवरसी करते हैं, ठीक है? सो ये मॉनेटरी पॉलिसी की फंक्शन नहीं है। सी, रेगुलेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। अगेन देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है प्रोडक्शन एंड प्राइसेस को, लेकिन ये डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करती, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम प्रोडक्शन एंड प्राइसेस को रेगुलेट करना नहीं होता, बट इसका मेन एम होता है इनफैक्ट कि प्राइस में स्टेबिलिटी ले आना, राइट? या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम। जो ये प्रोडक्शन एंड प्राइसेस को रेगुलेट करना है ना, ये एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी के डोमेन में ज्यादा आता है रादर देन मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन डी, regulate the availability, cost and use of money and credit. So yes, so this is the main function of monetary policy. ठीक है? और ये कैसे रेगुलेट करती है availability of money and credit को? By controlling the supply of money, right? By controlling the interest rate, and there are various other measures as well. ठीक है? And ऐसा क्यों किया जाता है? To bring stability, price stability ले आने के लिए and economic growth ले आने के लिए। Question number 2. The main objective of monetary policy in India is A, reduce food shortages to achieve stability. B, economic growth with price stability. C, overall monetary stability in the banking system. या फिर D, reduction of poverty and unemployment. देखिए, the main objective of monetary policy is option B, economic growth with price stability. ठीक है? हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी ले आना है इकोनॉमी में, लेकिन हमें प्राइस भी स्टेबल रखना है, हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखना है, ठीक है? तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्वेश्चन नंबर 3, द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रिफर्स टू ए, हाउ मनी गेट्स सर्कुलेटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। बी, द रेशियो ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रियल इंटरेस्ट रेट consequent on a monetary policy. C, the process or channels through which the evolution of monetary aggregates affect the level of production and prices. या फिर D, none of the above. देखिए, the correct answer is option C. देखिए, evolution of monetary aggregates का मतलब होता है कि it refers to the change in a quantity of money circulation in the economy, right? और देखिए, हमने अपने ये चैप्टर में भी पढ़ा है कि देयर आर वेरियस चैनल्स थ्रू विच मनी सर्कुलेशन कैन बी इन्फ्लुएंस, राइट? जैसे कि सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट चैनल हो गया, या कैश फ्लो चैनल हो गया, या एक्सचेंज रेट चैनल हो गया। ये सारे चैनल्स आपके मनी सर्कुलेशन, क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, एंड वो अल्टीमेटली अफेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट एंड प्राइसेस को। और ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, या पूरा प्रोसेस और चैनल थ्रू विच ये मनी सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, उसको हम मनी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। ए, increases the cost of capital and real cost of borrowing for firms, increases the cost of capital and real cost of borrowing for firms and households. C, decreases the cost of capital and real cost of borrowing for firms. या फिर D, has no interest rate effect on firms and households. देखिए, जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है
तो क्या होता है, अब पैसा बोरो करना ज्यादा महंगा हो गया है, राइट, बिकॉज यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन द बोरोड मनी। अब चाहे आप एक हाउस होल्ड हो जो पैसा बोरो कर रहा है, तो आपके लिए भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गया, राइट, या फिर चाहे आप एक बिजनेसमैन हो जो अपने बिजनेस के लिए कैपिटल उठाना चाहते हो, आपके लिए भी कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बोथ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो आपकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन सिर्फ फर्म के लिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड के लिए भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए ऑप्शन सी तो कह रहा है कि डिक्रीज हो गई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्रीज होने पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। एंड ऑप्शन डी कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। देखिए डिफ्लेशन के दौरान क्या होता है कि चीजों की प्राइसेस कम हो जाती है, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इस टाइम पे आरबीआई कैसा पॉलिसी ले आएगा, ऐसा पॉलिसी जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इसके लिए उसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आरबीआई जो भी पॉलिसी ले आएगा वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए ही ले आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पे मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन ए, द आरबीआई reduces the CRR in order to enable the banks to expand credit and increase the supply of money available in the economy। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आरबीआई सीआरआर को रिड्यूस करता है, सीआरआर क्या होता है, बेसिकली ये रिजर्व होता है जो बैंक को रखना होता है, राइट, और ये पैसा वो लोन नहीं दे सकता। लेकिन अगर सीआरआर रिड्यूस हो जाता है तो अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होता है लोन देने के लिए, ज्यादा क्रेडिट उसके पास अवेलेबल होता है, जिससे कि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, द आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर। नहीं, देखिए डिफ्लेशन के दौरान सीआरआर तो आपको इंक्रीज नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आप सीआरआर इंक्रीज करोगे तो बैंक के पास जो अवेलेबल है पैसा लोन देने के लिए, जो क्रेडिट है, वो तो और कम हो जाएगा। सो इससे तो मनी सप्लाई और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, द आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर इन ऑर्डर टू इनेबल द बैंक्स टू कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट। नहीं, आरबीआई का तो मकसद होता है क्रेडिट एक्सपैंड करे, क्रेडिट एक्सपैंड करके ही तो मनी सप्लाई एक्सपैंड होता है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहना गलत हो गया। ऑप्शन डी, आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर बट इंक्रीजेस द एसएलआर। देखिए सीआरआर भी एक रिजर्व है, एसएलआर भी एक रिजर्व है, और ये दोनों रिजर्व्स ऐसे हैं कि आप ये रिजर्व अमाउंट आप लोन नहीं दे सकते, राइट। अब अगर आप एक रिजर्व तो डिक्रीज कर रहे हो और दूसरा रिजर्व इंक्रीज कर रहे हो, तो इसमें नेट क्या इफेक्ट हुआ, नेट इफेक्ट तो जीरो हुआ, राइट, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, नील इफेक्ट हो गया आपका। तो ये तो अभी आप नहीं चाहते ना, आप तो अभी चाहते हो कि क्रेडिट एक्सपैंड हो। तो क्रेडिट एक्सपैंड करने के लिए तो आपको दोनों रिजर्व्स कम करनी पड़ेंगी। तो एक इंक्रीज करके दूसरा डिक्रीज करके ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड्स द पॉलिसी रेट एंड इम्प्लीमेंट्स द सेम। देखिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉलिसी रेट डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई अलोन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी, while CRR has to be maintained by banks as cash with RBI, the SLR requires holding of approved asset by the bank itself। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो CRR है ये बैंक होल्ड करता है विद RBI एंड SLR ये अपने पास ही रखता है, लेकिन दोनों रिजर्व्स है, ठीक है। सो ऑप्शन बी वुड बी द इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं, चलिए। ऑप्शन सी, when repo rate increases, it means that banks can now borrow money through open market operations। देखिए रेपो रेट इज एसोसिएटेड विद रीपर्चेज अग्रीमेंट। जब आरबीआई लोन देता है बैंक को, राइट, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड नन ऑफ द अबव वुड आल्सो बी इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, RBI provides financial accommodation to the commercial banks through repos, reverse repos under A, market stabilization scheme, B, marginal standing facility,
सी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए रेपोज एंड रिवर्स रेपोज आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है कि अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है मार्केट में टू कंट्रोल लिक्विडिटी, तो वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर आता है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है कि अगर कोई बैंक को इमरजेंसी में लोन लेना हो आरबीआई से, ओवरनाइट लोन लेना हो, तो वो ले सकते हैं अंदर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो आपको पता ही होगा कि बैंक्स को सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट एज अ रिजर्व रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड या फिर एनी अदर सिक्योरिटीज, और ये पैसा वो लोन नहीं दे सकती, राइट। इट हैज टू बी केप्ट एज रिजर्व, उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सो रेपोज एंड रिवर्स रेपोज आता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट which enables collateralized short-term borrowing and lending through sale purchase operations in debt instrument. A. OMO open market operations, B. CRR, C. SLR या फिर D. रेपो। देखिए द आंसर इज D. रेपो या फिर रीपर्चेज अग्रीमेंट। देखिए रेपो में क्या होता है कि एक आरबीआई होता है, एक बैंक होता है, राइट। अब बैंक को लोन चाहिए तो बैंक क्या करता है, आरबीआई से लोन मांगता है, राइट। आप मेरे को लोन दो, इसके बदले में मैं आपको अपना सिक्योरिटीज दूंगा, ठीक है। सो ये सिक्योरिटीज हो गया बेसिकली कोलैटरल फॉर दिस लोन। तो एक तरीके से बैंक क्या कर रहा है कि अपना सिक्योरिटी बेच रहा है आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले में बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक अग्रीमेंट भी यहाँ पे होता है, अग्रीमेंट टू रीपर्चेज, यानी कि बैंक कहता है कि अभी तो मैंने आपको सिक्योरिटी बेच दिया, ठीक है, लेकिन आफ्टर सर्टन पीरियड जैसे कि 3 months के बाद मैं क्या करूंगा, आई विल पे बैक योर लोन एंड आई विल टेक माई सिक्योरिटीज बैक, यानी कि मैं बाई बैक कर रहा हूँ अपनी सिक्योरिटीज आपका पैसा चुका के, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग भी है, राइट। यहाँ पे कोलैटरल की भी यूज हो रही है, और ये बोरोइंग यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। एंड देयर इज ऑल्सो सेल परचेज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट बीइंग दिस सिक्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेल हो रहा था सिक्योरिटीज का, बाद में अग्रीमेंट टू रीपर्चेज भी हो रहा है। सो ये तीनों चीजें यहाँ पे रेपो में हो रहा है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी रेपो। Question number 9. In India, the term policy rate refers to A. The bank rate prescribed by RBI in its half-yearly monetary policy statement. B. The CRR and SLR prescribed by RBI in its monetary policy statement. C. The fixed repo rate quoted by sovereign securities in the overnight segment of liquidity adjustment facility. या फिर D. The fixed rate quoted by sovereign securities in the overnight segment of marginal standing facility. देखिए हमारा आंसर है C. यूजुअली जो फिक्स रेपो रेट है जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आता है, उसी को हम पॉलिसी रेट कहते हैं इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. रिवर्स रेपो ऑपरेशंस टेक्स प्लेस व्हेन A. RBI borrows money from bank by giving them securities. B. Banks borrow money from RBI by giving them securities. C. Banks borrow money in the overnight segment of the money market. या फिर D. RBI borrows money from the central government. देखिए आंसर इज A, राइट। जब RBI बोरो करता है मनी by giving securities, उसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं। रेपो में क्या होता है कि बैंक बोरो करती है RBI से सिक्योरिटीज देके, रिवर्स रेपो में बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे RBI बोरो करता है बैंक से by giving them securities. Question number 11. The Monetary Policy Framework Agreement is on A. The maximum repo rate that RBI can charge from the government. B. The maximum tolerable inflation rate that RBI should target to achieve price stability. C. The maximum repo rate that RBI can charge from commercial banks. या फिर maximum reverse repo rate that RBI can charge from commercial banks. देखिए द आंसर इज B. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट होता है इन्फ्लेशन रेट के लिए।
देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यूजुअली ये अग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और यहाँ पे एक इन्फ्लेशन रेट, टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट डिसाइड की जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका टारगेट इन्फ्लेशन रेट है 4% और +-2 का यहाँ पे बैंडविड्थ दिया गया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आपका मैक्सिमम टारगेट से 2% ऊपर जा सकता है या फिर 2% नीचे जा सकता है। तो इन्फ्लेशन बैंडविड्थ आपका हो गया अभी 2 to 6%, ठीक है। अब आपका इन्फ्लेशन ये बैंडविड्थ से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं जाना चाहिए। आरबीआई को इसी बीच मेंटेन करके रखना चाहिए इन्फ्लेशन। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12. An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of dash from or to the public and banks. A. Bonds and bill of exchange. B. Debentures and shares. C. Government securities या फिर D. None of the above. देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या चीज की बाय एंड सेलिंग होती है? इट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है। देखिए जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है इकोनॉमी में, तो वो क्या करता है? वो सिक्योरिटीज को बाय करता है, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज को बाय करेगा तो आरबीआई क्या करेगा? ये मनी देगा इकोनॉमी में, राइट। मनी इंजेक्ट करेगा जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है और लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी में, और मुझे लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व करने की जरूरत है, तो आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज। सेल करने का ये मतलब होता है कि आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटीज देता है और जो पैसा है वो खुद ले लेता है, ठीक है। सो मनी कम्स टू आरबीआई। तो इस तरह से वो मनी को सक इन कर रहा है इकोनॉमी से और लिक्विडिटी को कम कर रहा है। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 13. Which statements are true about the Monetary Policy Committee? 1. The Reserve Bank of India Act 1934 was amended on June 27, 2016 for giving a statutory backing to the Monetary Policy Framework Agreement and for setting up a Monetary Policy Committee. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। Statement 2. The Monetary Policy Committee shall determine the policy rate through debate and majority vote by a panel of experts required to achieve the inflation target. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। C. The Monetary Policy Committee shall determine the policy rate through consensus from the governor of RBI. ये इनकरेक्ट है। देखिए पॉलिसी रेट डिसाइड होता है through majority vote by the panel of experts and not by the consensus of governor. Statement 4. The Monetary Policy Committee shall determine the policy rate through debate and majority vote by panel of bankers chosen for the purpose. नहीं, panel of bankers के थ्रू नहीं होता, panel of experts के थ्रू होता है। सो ये भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपका 1 and 2 है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए कहता है 1 ओनली, बी कहता है 1 and 2 ओनली। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा, और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा। तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में। बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो, और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।